Hello students. Today we will discuss some more terms related to friction. We are continuing the topic of friction and we will discuss some more terms related to friction. There are two important terms related to friction. One is angle of friction. Angle of friction. What do you mean by angle of friction? Let me consider that. Let me consider that this is an object and this is the direction of applied force. Force applied. Now, definitely the force of friction will act like this. Let this OA represents force of friction. This represents the weight and this represents the normal reaction. I am not considering weight. Weight का मेरे से कोई लेना देना नहीं है. I am considering only the normal reaction. And what is this? This OB. OB is representing what? Normal reaction. OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. व्हाट इज OC? व्हाट इज OC? OC क्या है? दिस इज OC. OC इज रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन. इस पर्टिकुलर केस में नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर हो सकती है क्योंकि आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है. प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था अगर हमारे पास इस तरह से आपके पास ऑब्जेक्ट रखी है तो नॉर्मल रिएक्शन वेट के बराबर नहीं होगी. mg cos थीटा इफ दिस एंगल इज थीटा. तो ये जो हमारे पास एंगल है दिस एंगल इज सेड टू बी एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो हाउ वी मे डिफाइन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन? एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन अब क्लियर क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल है. कौन से दो वेक्टर्स के बीच में? वन ऑफ द वेक्टर इज OB. दूसरा कौन सा? दूसरा वेक्टर है आपके पास कौन सा वाला? दूसरा वेक्टर है आपके पास OC. व्हाट इज OC? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? OC रिप्रेजेंट कर रहा है रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन को. OB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन को. यानी क्या है आपके पास? एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन है एंगल बिटवीन डायरेक्शंस ऑफ normal reaction and resultant of normal reaction and force of friction. फिगर क्या कहता है? फिगर कहता है भाई टेंजेंट थीटा जो है वो तो आपका BC अपॉन OB के बराबर है. टेंजेंट थीटा किसके बराबर है आपका? टेंजेंट थीटा तो हमारा BC अपॉन OB के बराबर है. तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो गया? टेंजेंट थीटा हो गया आपके पास BC. BC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? BC अपोजिट टू OA है तो अगर OA F को रिप्रेजेंट कर रहा है तो BC भी F को रिप्रेजेंट कर रहा है. F डिवाइडेड बाई N. और लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या कहते हैं? F इज इक्वल टू म्यू N. तो हमारे पास टेंजेंट थीटा किसके बराबर हो गया? म्यू के बराबर हो गया. यानी टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. वी मे write this, right? Now one term that is also related with the friction and that is said to be angle of repose. उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं. Angle of repose. What is angle of repose? I would like to illustrate this. Angle of repose. मैं इसको illustrate करना चाहूंगा. Let I am supposing that let this object is placed on this surface like this. That's it. Now
I am increasing this angle. I am increasing this. I am increasing this. This angle. This angle. At this angle, object slides down. ये एंगल ऑफ रिपोज। कौन सा एंगल ऑफ रिपोज है? ये वाला एंगल जो है, ये हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ रिपोज है, जहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है, जहां पर आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो आपका जस्ट एट द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से स्लाइड दिस एंगल। ठीक है, ये आपके पास क्या है? एंगल ऑफ रिपोज है। क्या हुआ हमारे पास? अगर मैं इलस्ट्रेट करके चलूं, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखिए, हम इसको लगातार ऊपर कर रहे हैं, लगातार ऊपर कर रहे हैं। एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर आपके पास ये स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। ठीक है, कैसे? मान लीजिएगा हमारे पास एक डंपर है, उसके अंदर बहुत सारे पत्थर पड़े हैं, तो हाइड्रोलिक मशीन से क्या होता है? हाइड्रोलिक मशीन से इसके अंदर पत्थर पड़े हैं और हाइड्रोलिक मशीन से वो यहां से ऊपर उठा देते हैं, ऐसे ट्रक है। तो ये इसको ऊपर उठा देता है और एक स्टेज आती है जहां पर आपका पत्थर फिसलने लग जाता है। तो वो एंगल जो है मेरे पास, दैट इज सेड टू बी व्हाट? एंगल ऑफ रिपोज। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या हुआ? हुआ क्या है? अगर मैं बात करके चलूं, ये ऑब्जेक्ट यहां पर रखी है, कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर? डेफिनेटली एक वेट काम कर रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन काम कर रही है। ये दो फोर्स इसके ऊपर काम कर रहे हैं, राइट? हाँ, हम इस वेट के दो कंपोनेंट कर लेते हैं। एक कौन सा? जो आपका डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल मोशन में है, और एक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल मोशन। यानी एक आपका सरफेस के परपेंडिकुलर, एक अलोंग द सरफेस। तो ये क्या हो गया हमारे पास? mg cos थीटा। ये क्या हो गया हमारे पास? mg sin थीटा। इफ दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। अब क्या होगा? जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन घटेगी। कैसे? क्योंकि जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, कॉस थीटा घटेगा। थीटा 0 के ऊपर 1 होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा 0 के ऊपर कॉस 0 1 होता है और कॉस 90 0 होता है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा, ये नॉर्मल रिएक्शन घटेगी, और नॉर्मल रिएक्शन घटेगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और द फोर्स विच इज काजिंग मोशन, फोर्स क्या चीज, कौन सा? जो क्या कर रहा है? मोशन काज कर रहा है, वो mg sin थीटा लगातार इंक्रीज होगा। mg sin थीटा लगातार इंक्रीज होगा। ठीक है, पहले mg sin थीटा कितना था? 0। फिर लगातार mg sin थीटा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। mg sin थीटा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। म्यू एन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। म्यू एन की मैक्सिमम वैल्यू, एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? mg। कब? जब वो हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा है। mg cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? जब थीटा 0 हो, cos 0 1 हो, mg। तो क्या होगा हमारे पास? म्यू एन लगातार डिक्रीज करता चला जाएगा, mg sin थीटा लगातार इंक्रीज करता चला जाएगा। एक स्टेज आएगी जहां पर ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल। और उससे थोड़ा सा भी अगर हमने एंगल फालतू कर दिया तो बॉडी आपका स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी। तो क्या हुआ हमारे पास? जिस एंगल के ऊपर आपकी बॉडी स्लाइड करना स्टार्ट करती है कांस्टेंट वेलोसिटी से, या एट द वर्ज ऑफ मोशन है, लेट दैट एंगल इज अल्फा, और यहां पर आपके पास द ऑब्जेक्ट इज एट जस्ट वर्ज ऑफ द मोशन, ये आपके पास नॉर्मल रिएक्शन है, और ये आपके पास mg cos थीटा है।
और ये आपके पास mg sin थीटा है, और इधर क्या लगेगा, आपका लगेगा फ्रिक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लगेगा, मैक्सिमम लगेगा म्यू एन के बराबर, और एन किसके बराबर है, एन है आपका किसके बराबर, mg cos थीटा के बराबर, ठीक है। तो जस्ट एट द वर्ज ऑफ मोशन क्या होगा, जस्ट एट वर्ज ऑफ मोशन, जस्ट एज एट वर्ज ऑफ मोशन हमारे पास mg साइन थीटा किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा, और अगर थोड़ा सा भी थीटा बढ़ा दोगे तो mg साइन थीटा f से बड़ा हो जाएगा। mg साइन थीटा किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, म्यू एम, अल्फा ले रहे हैं हम यहाँ पर, अल्फा ले रहे हैं, अल्फा अल्फा अल्फा, म्यू mg cos अल्फा, mg से mg कैंसिल हो गया, टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू म्यू। अभी थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था टेंजेंट थीटा भी म्यू के बराबर, यानी टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी म्यू के बराबर, और टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ रिपोज भी म्यू के बराबर। सो वी कैन प्रूव दैट कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। थ्योरेटिकल पेपर में बहुत पूछते हैं लोग कि प्रूव दैट एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो ये आपके पास एंगल ऑफ रिपोज, यानी मोटी सी बात है, आपके पास क्या चीज होगी, अब यहां से कंक्लूजन निकाल देता हूं मैं। इफ मान लीजिएगा ये आपके पास थीटा है, ये ऑब्जेक्ट रखी है, अब क्या होगा, हमारे पास दो केस हो सकते हैं, थीटा इज लेस देन अल्फा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mg साइन थीटा के बराबर होगा, क्योंकि बॉडी फिसलना स्टार्ट नहीं की है। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कभी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से बराबर नहीं हो सकता, और अगर थीटा लेस देन अल्फा है तो बॉडी स्लाइड नहीं करेगी, तो डेफिनेटली आपका एफ किसके बराबर होगा, mg साइन थीटा के बराबर होगा। और अगर आपके पास थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर है, अल्फा के बराबर है, तो आपके पास एफ किसके बराबर होगा, म्यू एन के बराबर होगा, और एन किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर, राइट। वी कैन यूज दिस, वी कैन यूज दिस। तो ये क्या हुआ हमारे पास, ये हमारे पास एक हमने आइडिया हो गया, पूछ लिया कि भाई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या काम कर रहा है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारे पास किसके बराबर है, mg साइन थीटा के बराबर है या म्यू mg cos थीटा के बराबर है। तो अगर आपके पास थीटा ग्रेटर देन अल्फा है तो आपका mg, थीटा लेस देन अल्फा है तो आपका mg साइन थीटा के बराबर है, और थीटा ग्रेटर देन अल्फा है तो म्यू mg cos थीटा के बराबर है, cos थीटा के बराबर है, राइट। Now we make an important conclusion. And what is that? What is the minimum force to pull an object? Minimum force to pull an object. यानी एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे पुल करना है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो इजी रहेगा, या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो इजी रहेगा, या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो इजी रहेगा। किस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं कि इसकी पुलिंग जो है वो क्या हो जाए, इजी। हमें लीस्ट फोर्स अप्लाई करना पड़े, कितने एंगल के ऊपर लीस्ट फोर्स अप्लाई करें एंड हाउ मच करें, कितना करें कि ये आपके पास क्या कर जाए, ये हमारे पास पुल हो जाए। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं, मान लेते हैं ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने एफ फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। और कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं इसके ऊपर, डेफिनेटली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है, वन। द सेकेंड वन इज वेट काम कर रहा है, mg, राइट। नाउ वी कैन रिजॉल्व f इन टू कंपोनेंट्स, व्हाट इज f cos थीटा
एंड द अदर वन इज दिस एफ साइन थीटा। एक और चीज रह गई, ये आपका किसके ऊपर रखा है, सरफेस के ऊपर रखा है। तो सरफेस के ऊपर रखा है तो डेफिनेटली हमारे पास ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, राइट। तो अब क्या होना चाहिए आपका, फॉर पुल, फॉर पुल क्या होना चाहिए, फॉर पुल क्या होना चाहिए, पुल के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन, पुल के लिए रेस्पॉन्सिबल एफ कॉस थीटा। पुल के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल, एफ कॉस थीटा। वो बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, जस्ट वर्ज है, एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, हम पुल करना चाहते हैं, मोशन है, मोशन में आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम काम करता है। तो एफ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एन। नाउ व्हाट इज एन, अगर मैं इस डायरेक्शन में, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, अगर मैं समेशन ऑफ एफ वाई करूं, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू समय एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में आपका बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो जीरो। तो क्या हो गया हमारे पास, एन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो एन किसके बराबर हो गया, एन हो गया आपके पास एम जी माइनस एम जी साइन थीटा। तो म्यू एन किसके बराबर हो गया, एफ कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, एफ कॉस थीटा आपके पास, दैट इज म्यू एन किसके बराबर, एन हो गया हमारे पास एम जी माइनस एम जी साइन थीटा। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, नहीं व्हाट इज दिस, एन एम जी साइन थीटा नहीं है, एफ साइन थीटा है, दिस इज एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। कंपोनेंट किसका हुआ है, एफ का हुआ है, तो ये क्या हुआ आपका एफ साइन थीटा। तो हमारे पास क्या आ गया, एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी। तो क्या आया हमारे पास आया, क्या चीज आई बेटा हमारे पास आया एफ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर, म्यू एम जी डिवाइडेड बाई, यहां से मैंने क्या ले लिया, ये क्या आ गया हमारे पास, एफ कॉमन आ गया, अंदर क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू एम जी। तो ये आ गया आपके पास कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो एफ मिनिमम होना चाहिए, एफ क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो एफ मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एफ टू बी मिनिमम, फॉर एफ टू बी मिनिमम, एफ को मिनिमम क्या होना चाहिए, एफ मिनिमम होने के लिए आपके पास इस राइट हैंड साइड का जो डिनोमिनेटर है वो मैक्सिमम होना चाहिए, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1 प्लस म्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 1 प्लस म्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्या होता है आप नोट कर लीजिएगा, बायो वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप इसको स्क्वायर रूट मैक्सिमम वैल्यू लिख लीजिएगा आपके पास, वो किसके बराबर होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ व्हाट, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। तो यहां पर आपके पास कॉस थीटा का कोफिशिएंट कितना है, 1, और साइन थीटा का कितना है, तो एफ मिनिमम किसके बराबर आ गया, दैट इज म्यू एम जी divided by maximum value of denominator, and what is the maximum value of denominator, 1 plus mu square root। तो ये हमारे पास f मिनिमम होगा, और यहां से हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि भाई हमारे पास क्या चीज हो,
कि भाई ये हमारे पास थीटा किसके बराबर होता है, ये थीटा भी हमारे पास टेंजेंट थीटा अगर म्यू के बराबर होता है, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर बनता है, तब जाकर के आपके पास ये ऑटोमेटिकली आपके पास टेंजेंट थीटा अगर म्यू के बराबर होगा तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा। देखिए क्या है हमारे पास, टेंजेंट थीटा म्यू के बराबर है तो ये म्यू हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 प्लस म्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो ये तो कॉस थीटा हो गया, म्यू साइन थीटा ये म्यू स्क्वायर हो गया, तो ऊपर क्या हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर और नीचे क्या हो गया 1 प्लस म्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो ऊपर 1 प्लस म्यू स्क्वायर का स्क्वायर रूट बच गया। तो टेंजेंट थीटा जब म्यू के बराबर होगा यानी एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर जब ये एंगल लगेगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर जब ये फोर्स लगेगा तो ये लीस्ट फोर्स रिक्वायरमेंट, तो ली एफ मिनिमम कितना लगेगा हमारे पास, एफ मिनिमम लगेगा म्यू एम जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये तब है जब आपके पास ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल रखी है, नहीं तो इसी तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, राइट। थैंक यू।